नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बातचीत करेंगे काव्य हेतुओं के बारे में। काव्य हेतु संस्कृत काव्य शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके अंतर्गत हम उन हेतुओं के बारे में, उन कारणों के बारे में वार्ता करते हैं जिनके माध्यम से काव्य की रचना होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो वे कारण जो किसी व्यक्ति को कवि बनाने का कार्य करते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति के अंदर काव्य सृजन के जो भी पैमाने होते हैं उनके बारे में वार्ता या बातचीत की जाती है। हमारे यहाँ संस्कृत काव्य शास्त्र में 3 काव्य हेतुओं की चर्चा की गई है। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। प्रतिभा, जिसको अंग्रेजी में टैलेंट कहते हैं, हमारे यहाँ काव्य शास्त्रियों ने इसको कल्पना शक्ति या नवोन्मेष शालिनी कल्पना के माध्यम से संबोधित किया है कि कोई व्यक्ति अगर कितना भी पढ़ा लिखा हो, अर्थात उसने कितनी भी शिक्षा प्राप्त की हो, लेकिन अगर उसके अंदर मूलभूत प्रतिभा नहीं है तो वो कवि कर्म करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ये प्राथमिक आवश्यकता है और अधिकांश काव्य शास्त्रियों ने प्रतिभा को ही काव्य का मूल आधार माना है। और दूसरा जो काव्य हेतु है वो है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति अर्थात शास्त्र ज्ञान। किसी भी व्यक्ति ने जितनी अधिक साहित्य की या शास्त्रों की पढ़ाई की होगी, उसके अंदर काव्य संस्कार उतने ही अधिक होंगे। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके पास ज़्यादा ज्ञान है, वो अपनी रचनाओं में उस ज्ञान का उपयोग करके बड़े कवि बनते हैं। व्युत्पत्ति के अंतर्गत शास्त्र ज्ञान के साथ साथ जो लोक व्यवहार है उसकी जानकारी भी आती है, अर्थात किसी कवि ने दुनिया को कैसे देखा है, दुनिया के बारे में उसके अनुभव क्या हैं और उन अनुभवों से प्राप्त ज्ञान क्या है, ये भी व्यक्ति की सृजन क्षमता को प्रभावित करते हैं और शनै शनै व्यक्ति की काव्य प्रतिभा उसके अनुभवों के आधार पर निरंतर निखार पाती है और वो एक बेहतर कवि के रूप में सामने आता है। अर्थात जिस व्यक्ति को जितना अधिक शास्त्र ज्ञान होगा, अनुभव ज्ञान होगा, उतना ही ज़्यादा वो बड़ा कवि होगा। कबीर खुद कहते हैं कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। ये जो आँखिन देखी है, अर्थात दुनिया का, जीवन जगत का जो व्यवहारिक ज्ञान है, ये किसी भी कवि को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। और जिस कवि के अंदर इन सारे कार्य व्यापारों का वर्णन मिलता है, उसकी रचनाएं ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाती हैं। तीसरा काव्य हेतु है अभ्यास। अभ्यास प्रैक्टिस, अर्थात कितनी भी प्रतिभा हो और कितना भी शास्त्र ज्ञान हो, लेकिन बिना अभ्यास के जो कवि की कविताएं हैं वो इस स्तर तक नहीं पहुंच पाती हैं जो अभ्यास के माध्यम से पहुंच पाती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई कवि, उसकी जो प्रारंभिक रचनाएं होती हैं वो बहुत ही अनगढ़, कच्ची और काव्य कला की दृष्टि से कमज़ोर होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका अभ्यास बढ़ता जाता है, जीवन जगत का अनुभव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी कविताओं में प्रौढ़ता, परिपक्वता और निखार आता जाता है और उसकी रचनाओं की जो महत्ता है वो भी निरंतर बढ़ती जाती है। और इन 3 काव्य हेतुओं के अलावा एक चौथा काव्य हेतु भी है जिसके बारे में हमारे यहाँ बहुत कम चर्चा मिलती है, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कितनी भी काव्य प्रतिभा हो, कितना भी ज्ञान हो और उसने कितना भी काव्य का अभ्यास किया हो, लेकिन यदि उसे किसी चीज़ की प्रेरणा कहीं से नहीं मिलती है तो वो कवि रचना करने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसको आप ऐसे देखिए कि जैसे हमारे जो प्रारंभिक कवि हैं वाल्मीकि,
उन्होंने जब क्रोचवध देखा तो उनके मन में करुणा जागी और उनके मुंह से जो पंक्तियां निकली वो हमारे यहाँ की प्रथम कविता मानी जाती है। इसी तरह से ये प्रेरणा शक्ति ही है जो एक कवि को भिन्न भिन्न विषयों पर लिखने के लिए बाध्य करती है। एक कवि कभी गृहस्थ की बात करता है, कभी प्रेम की बात करता है, कभी वैराग्य की बात करता है, कभी घृणा की बात करता है, कभी उत्साह की बात करता है, कभी वीरता की बात करता है। ये जो विविधता है ये इसके कविताओं में प्रेरणा के माध्यम से ही आती है, अर्थात वो जब जिस चीज़ से प्रभावित होता है, प्रेरित होता है, तब उसकी रचनाओं में वो मूल स्वर हमें दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार ये 4 काव्य हेतु हैं। जो चौथा काव्य हेतु है प्रेरणा, इसके ऊपर आचार्य भामह ने संकेत मात्र किया है लेकिन विस्तार से इसकी चर्चा नहीं की है। तो ये कुल मिलाकर 4 काव्य हेतु हैं जो हमारे यहाँ संस्कृत काव्य शास्त्र में छात्रों को पढ़ाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।